दूसरा में बुद्धिस्ट जो अवतार है, बुद्ध का अवतार है, उसको बारे में काफी जान रहे हैं। भारत के इतिहास में जो बुद्ध है उनका क्या रोल है? संकल्प मंत्र में 2 शब्द दिए हैं, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। 3 विष्णु का मतलब है विष्णु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग के अवतार विष्णु अवतार हैं। दूसरे विष्णु का मतलब है श्री कृष्ण जी द्वापर युग के अवतार हैं। और तीसरे विष्णु का मकसद है शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कलयुग के अवतार हैं। संकल्प मंत्र में विशेष तौर पर दिया गया बुद्धा अवतारे। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जो है संकल्प मंत्र के अनुसार कलयुग के अवतार है। ये सनातनी है, कोई बुद्ध धर्म ये जो संकल्प मंत्र है ये नहीं करता। बिल्कुल। बहुत क्या में कुछ शिलालेख मिलते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि एकदम सनातन। हाँ। उससे इसी तो होता है कि सनातन धर्म को मानते थे। धर्म सनातनी है। सनातन धर्म का जो उदय है वो मंत्र से हुआ है, ओम मंत्र से। और जो ये पंथ हैं, जो रिलीजन है या जो मजहब है, इनकी जो उत्पत्ति है इनके संस्थापक आदमी है। बिल्कुल। तो इस करके 101% जो है बुद्ध जो है वो सनातन है। जी, बुद्ध सनातन। और हम बात करें बुद्ध की, आज उनको जो हिंदू धर्म है या एक वो भी है हम धर्म के नाम पर कह सकते हैं, वो लोग उनको इतना स्थान क्यों नहीं देते अपने मंदिरों में या कहीं पर? आज आपको कहीं पर भी उनके मंदिर या कुछ नहीं मिलेंगे आधुनिकता की तरफ। जैसे कि हम देखते हैं, मैं किसी रिलीजन जाति की बात नहीं करना चाहता या वंश की, जैसे परशुराम की मंदिर बन रहे हैं, जयंती बनाई जा रही हैं, लेकिन बुद्ध के ऊपर आज तक ऐसे जब वो इस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो उनके ऐसे मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसे है अवतारों में भी मानते हैं। आजकल राजनीतिकरण किया जाए सकता। राजनीतिकरण जिस तरह से वो ऊपर बैठे राजनीतिकरण करते हैं उसी तरह की भावना नहीं किया जाती, क्योंकि विचार पानी भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे बैठे, नीचे से ऊपर नहीं जाते। कभी नीचे से जाता है राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना, ये जो है ईमानदारी नीचे से ऊपर जाती है। तो जो हमारे राजनीतिक जिस तरह से उसको पलटा देंगे वही बात समाज के दिमाग में आ जाती है। दूसरा, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। धर्म तो खुल है कि सनातन धर्म है, जाति हमारी आ रही है। हिंदू तो एक समाज है। हम इस तरह से मान सकते हैं संकल्प भारत के इतिहास में जो आप बात रखना चाहते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने जो सनातन धर्म के अंदर कुरीतियां आ चुकी थी उनको साफ करने के लिए काम किया था। और लेकिन कुछ लोगों ने उसको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बौद्ध धर्म बना दिया। बौद्ध धर्म। दूसरा, गौतम बुद्ध की 4 किताबें मिली हैं, बौद्ध अवतार है तो पहले लिखा है। अब महात्मा गौतम बुद्ध ने जो 4 ग्रंथ लिखे हैं और ये आधार जो है चीनी यात्री फायान का यात्रा विवरण पृष्ठ 37 पर ये लिखा है। वो 4 वेद जो हैं 4 वेदों का ही रूपांतरण है, रूपांतर है। और इसमें आर्य शब्द का प्रयोग है। पहला जो ग्रंथ है आर्य संघीय निकाय, बराबर 7 निकाय हैं इसकी, जिसमें 1 लाख श्लोक है। दूसरा है आर्य सत वीर निकाय, इसकी 3 निकाय आ गए, 1 लाख श्लोक है। आर्य सम्मति निकाय 4 निकाय इसकी, 2 लाख श्लोक है। आर्य सर्व विस्वार निकाय 4 निकाय और 1 लाख श्लोक है। ये 4 जो ग्रंथ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने लिखे, ये 4 वेदों का ही रूपांतर है। और 4 ग्रंथों के साथ में आर्य शब्द प्रयोग है। आर्य शब्द सनातन धर्म। बिल्कुल। यानी कि हम कह सकते हैं जो सनातन धर्म है बुद्ध उससे जुड़े हुए हैं, उसकी शाखा है। बिल्कुल। कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उनको बौद्ध धर्म के नाम से दुष्प्रचार कर दिया। अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बुद्धिस्ट पे बात रखी कि जो बद्रीनाथ है और केदारनाथ आदि, उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रही है कि वो बुद्ध स्तर से पहले, इसे आप कैसे देखते हैं? बुद्ध जो है ये समय समय पे टाइम आता है, कभी त्रुटियां आई। पिछले टाइम में सनातन था, सनातन में कमियां हुई। आज से 14 साल पहले इस्लाम निकल गया, इस्लाम निकला दिल्ला उतारा, उसमें फिर बुराइयां आएगी। फिर बुद्ध निकल गया, फिर उसमें बुराइयां आएगी, फिर सिख पंथ निकल गया। बुद्ध जो है वो शाखा है सनातन धर्म। सिख जो है वो सनातन धर्म की ही शाखा है। 36 वाणिकार जो है वो सनातनी है और 36 वाणिकारों का संग्रह जो है गुरु ग्रंथ साहब है। आज अगर पूरे भारत में सभी ग्रंथों को इकट्ठा किया जाए तो ये गुरु ग्रंथ साहब जो है, जिसपे कह सकते हैं कि ये 100% बिल्कुल शुद्ध ग्रंथ है, अर्थात इसके साथ विदेशियों द्वारा कुछ छिड़का नहीं। एक मेरा अंतिम दोबारा से क्वेश्चन रहेगा कि आजकल हम देखते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आर्य हैं वो विदेशी हैं, डीएनए के आधार पर कहते हैं, या डीएनए के जो अभी रिपोर्ट आई उसके आधार पर कहते हैं कि आर्य लोग विदेशी है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में डीएनए मिलता है वो भारत की सभी जातियों से मिल जाता है, लेकिन कुछ जातियों से 1-2 जातियों से नहीं मिल पाता। तो जिसके आधार पर ये लोग कहते हैं कि आर्य तो विदेशी है। ऐसा है इसमें इसी के शुरू में मैंने बताया है कि जो नदी उसके ऋग्वेद के सूक्त नदी सूक्त में
42 नदियों का वर्णन है। और वो नदियां जो 7 नदियां हिमालय से जहाँ जिस इलाके में वो सब सिंधु कहलाया, 5 नदियां जिस इलाके में भूभाग में गिरी वो पंजाब पे आया, और इधर बिहार और ये उत्तर प्रदेश और बंगाल ये समुद्र था, गंगा इसमें बहती थी और ये पूरा समुद्र था। तो यही भूभाग जो था ये आर्यभट्ट, आज ही कुछ भी, तो ये तो आर्य है। और अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता में खोज आई, जिसका डीएनए रिपोर्ट पूरी अमेरिका के उसमें जर्नल में छपा है, जो मैंने अभी पीछे जिक्र किया था, उसके अंदर वो डीएनए भारत में मिलता है, वो डीएनए जो है अपने सिंधियों में मिलता है, वो डीएनए अफगान में मिलता है, वो डीएनए जो है और भारत के, हाँ इतना है थोड़ा बहुत उसमें जिन परिवारों के अंदर शादी विवाह की सिक्योरिटी है उनमें डीएनए ज्यादा है, जिनमें शादी विवाह की प्योरिटी नहीं, कोई मतलब बंगाल से उसे इंग्लैंड से ले आया, कोई चीनी शादी कर ली, उनमें डीएनए फर्क पड़ता है। यही कारण है कि पूरे यूरोप के अंदर जाति नहीं है, वहाँ कास्ट है। कास्ट का मतलब क्रॉस ब्रीड है, वहाँ आर्य बाहर से, मंगोल जाति चाइना से, अवसी जाति अफ्रीका से, तीनों का मिश्रण इसी करके वो कास्ट कहलाता है। वहाँ जाति है, जातीय संसार में भारत में आर्य, मंगोल इधर चाइना और मंगोलिया 18 देशों में, इधर जो अफ्रीका है वहां से 3 जातियां हैं, और तीनों जातियों का मिश्रण कास्ट है। कास्ट ये भारत में क्यों थोपी जाएगी, जबकि भारत में तो आर्य जाति है। ये वो जो तीनों शक्तियां ओम में ही स्थापित है, और जो निराकार है, निराकार जो है ज्योतिर्लिंग जो है वो ही ओम है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो जो शक्ति है ओम वो ज्योतिर्लिंग के रूप में है। एक मिनट आपसे अगला क्वेश्चन है कि आजकल हम देखेंगे वैश्विक मनु, ये क्या चीज होती है वैश्विक? ऐसा है, कुछ अज्ञानी लोगों ने मनु को धर्म से जोड़ दिया, जबकि अब तक जो है 6 मनु हो चुके हैं। मनु एक काल का नाम है, 6 मनु, स्वाम्भु मनु, सब रोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु एवं चाक्षुष मनु। भारतीय समय अनुसार 6 मनु बीत चुके हैं। वर्तमान व्यवस्थित मनु 7वां मनु चल रहा है। एक मनु में 4 युग होते हैं। अच्छा, एक में आपने कहा कि मनु एक युग और समय को कहते हैं, हाँ। लेकिन लोगों ने आज राजा मनु के नाम से इसको जोड़ दिया, वो गलत है। ये मतलब इस हिसाब से अगर राजा मनु जब को गलत तरीके से आप देखते थे, आदि तरीके से वो सही नहीं है, तो मनु स्मृति को फिर आप किस तरह से देखते हैं? मनु स्मृति जो है अब हमारा वो उसमें लिखा है मैक्स मुलर ने, वी हैव टोटली अपरूटेड द इंडियन कल्चर, इफ द क्रिश्चियनिटी डज नॉट प्रिवेल इन इंडिया द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द ब्रिटिश रूलर्स। ये हमारा पूर्ण जो साहित्य है ये पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया है, पूरा इसका हिंदी अनुवाद करते समय इसका शब्दार्थ ही बदल दिया, उसका शब्द का बिल्कुल ही पूरा कर दिया। जितने भी हमारे अनुवादित ग्रंथ हैं उन सबको हमें एक साइड में रख देना चाहिए, उनको दोबारा हिंदी अनुवाद करना चाहिए। जिस तरह मनु स्मृति में है पशु नारी ढोर तीनों तान के अधिकारी, तो ये तो हमारी संस्कृति में तो पशु को बहुत महत्व दिया गया है, औरत को बहुत महत्व दिया गया है, और गुलाम तो हमारा है ही नहीं, गुलाम तो व्यवस्था यूरोप की है। तो ये बाद में जोड़े हुए हैं, इन चीजों को हमें शुद्धिकरण करना चाहिए और इन ग्रंथों का पुनर्लेखन करना चाहिए। ये एक मनु का कार्यकाल कितना होता है? एक मनु का काल जो है 4 युग होते हैं। तो 4 युग में जो कलयुग का टाइम है वो 4,32,000 साल है, और द्वापर युग का जो काल है वो 8,64,000 है। त्रेता युग का जो काल है समय है वो 9,92,000 है, और जो सतयुग का काल है वो 17,28,000 साल है। इन चारों का जो समय है जोड़ने पर एक मनु का समय बनता है। ये एक हम देखते हैं आजकल धार्मिक अनुष्ठानों में या बहुत सी जगह पर आता है जम्बू द्वीप आर्यवर्त भारत भूखंड, इसे आप क्या समझते हैं? जम्बू द्वीप हमारा जो इतिहास है वो काल्पनिक नहीं है। आर्यवर्त ऋग्वेद के एक नदी सूक्त मंत्र है 10:75 के प्रथम मंत्र में 42 नदियों का उल्लेख है। उस समय संपूर्ण गांगे प्रदेश का मतलब वो इलाका जिसमें गंगा बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल शामिल थे, समुद्र के अंदर था। ये पूरा जो गांगे प्रदेश था, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये समुद्र में था उस टाइम, जिसमें 42 नदियां हिमालय से बहती थी। राजपुताना का रेगिस्तान एक विशाल समुद्र के अंदर था। उस काल की प्रमुख सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर इसी समुद्र में गिरती थी। हिमालय से निकलकर 7 नदियां जिस भूभाग में गिरती थी उस भूभाग को सप्त सिंधु नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलकर 5 नदियां जिस भूभाग में गिरती थी उस भूभाग को पंजाब कहा जाता था। उस समय का आर्यन, वर्तमान ईरान, दूसरा सप्त सिंधु, तीसरा पंजाब के संयुक्त भूभाग को आर्यवर्त कहा जाता था। उस वक्त यही एक ऐसा भूभाग था जो पानी से बाहर था, समुद्र से बाहर था, बाकी 4 दर्शन उसको आर्यवर्त कहते थे। इसको आर्यवर्त कहते थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन है काफी लंबे समय से, शायद मुझे आपसे उसको उत्तर मिल जाए। एक मैग्नेटिस इतिहासकार हुआ है जिसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उसने लिखा है कि जब सिकंदर का युद्ध हुआ था
और चंद्रगुप्त मौर्य से शायद, तो उसकी जो सिकंदरी की लड़की थी उसकी उससे शादी थी, तब उसने आर्यवर्त उसको दान में दिया था। ये तो मैंने पहले ही मैक्स मुल्लर के शब्दों को कहा, उन्होंने हमारे सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा है। लेकिन तो ईसा पूर्व का नहीं, ईसा के तो कई हजारों, जब मैंने पहले कह दिया कि उसमें संकलन मंत्र में 28 महायुग चल रहे हैं और 28 युग से पहले का इतिहास है हमारा युग, जब आर्यवर्त था। तो इसके अंदर एक युग में मैंने टाइम बतलाया भी, चारों युगों का क्या टाइम है, और वो जो है युग वो 28वां युग का युग चल रहा है, उससे पहले आर्यवर्त आया। तो आर्यवर्त जो था उसमें से फिर आर्यवर्त से हिंदुस्तान देश कैसे बना? आर्यवर्त में हिमालय के बाद हिंदू कुश पर्वत अस्तित्व में आया। पहले हिमालय पर्वत था, उसके बाद हिंदू कुश पर्वत अस्तित्व में आया, इसके बाद वली हिंद वर्तमान अफगानिस्तान अस्तित्व में आया, और फिर सर हिंद जो आज ये पंजाब में, वर्तमान पंजाब में सर हिंद अस्तित्व में आया। आज हिमालय पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, वली हिंद अफगानिस्तान और सर हिंद पंजाब और हिंद महासागर, इसके बीच का भूभाग जो है वो हिंदू जमा स्थान कहलाया। हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान, दोनों मिलाकर हिंदुस्तान है। इस तरह जो है ये शब्द हिंदुस्तान है। अब इसमें भारत खंड में भी 9 गणराज्य हैं। कई खंड गणराज्य का वर्तमान नाम आर्यन ईरान, वली हिंद खंड गणराज्य का वर्तमान नाम अफगानिस्तान, सिंध खंड गणराज्य का वर्तमान नाम बलोचिस्तान, श्री हिंद खंड गणराज्य का वर्तमान नाम पंजाब, और बंग खंड गणराज्य का वर्तमान नाम बंगला, ब्रह्म खंड गणराज्य का वर्तमान नाम म्यांमार, भूटान खंड गणराज्य का वर्तमान नाम भूटान, और सियल खंड गणराज्य का वर्तमान नाम श्रीलंका, इंद्रपुरी खंड गणराज्य का वर्तमान नाम नेपाल। देखें विष्णु पुराण 4/19/2, 1 वायु पुराण 9/34 से 158। अब अखंड भारत तभी बनता है जब भारतवर्ष के 9 राज्य हैं, और भारतवर्ष जमा भारतखंड भारत देश कहलाता है, और भारत देश का जो शासक है वो सम्राट कहलाता है, जिसका पद है राष्ट्रपति। अब एक जो अगला क्वेश्चन किया था भाई, आर्य जाति के बारे में जाना था। तो आर्य जाति के 2 वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश की उत्पत्ति अयोध्या से हुई है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जो है वो सूर्यवंशी हैं, अर्थात अयोध्या से लेकर द्वीपांतर भारत इंडोनेशिया तक सूर्यवंश फैला हुआ है। और चंद्रवंश की उत्पत्ति द्वापर युग में हस्तिनापुर से हुई है। अयोध्या से लेकर और ईरान तक, जिसको आर्यन बोलते हैं, ये चंद्रवंशी। यही कारण है कि जो इस्लाम है उनके झंडे में चांद का निशान है। और ये जो दोनों इसमें आगे फिर 36 वंश हैं आर्य जाति के। एक ही जाति है पूरे हिंदुस्तान में, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक दूसरी जाति नहीं है। कास्ट को हम जाति कह नहीं सकते। और आर्य जाति के 36 वंश हैं, जिनको हम गांव में देहाती भाषा में 36 बिरादरी कहते हैं। 10 वंशों की उत्पत्ति हुई सूर्यवंश से, 10 वंशों की उत्पत्ति हुई चंद्रवंश से, 12 ऋषि वंश हैं, सांडिल्य, गौतम, भारद्वाज, भृगु, व्यास, वशिष्ठ वगैरह, और 4 अग्निवंश हैं, जो अग्नि के सामने, एक यज्ञ के सामने शपथ लेने से शंकराचार्य ने उनको शपथ दिलवाई थी। 4 अग्निवंश में परमार, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार, 4 हैं। तो 10 जमा 10 जमा 12, 32 और 4 36, यह आर्य जाति के 36 वंश हैं। इससे आगे कोई वंश नहीं है, और 36 ही बिरादरी मतलब एक बात रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि सूर्यवंश और चंद्रवंश, लेकिन इस देश में ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, आर्कियोलॉजिकल नजरिए से देखें, सिक्कों में देखें, इंस्क्रिप्शंस में देखें, एक नागवंश का भी जिक्र आता है, लेकिन आज नागवंश कहीं भी हमें देखने को मिलता ऐतिहासिक प्रमाण में। तो ऐसे है, वो जो आर्य जाति के 36 वंश हैं, उनके आगे उपवंश हैं, उपवंश हैं, उपवंश हैं, जिससे चौहान वंश है। चौहान वंश में इस वक्त भारत में नागवंश तो पहले ही नहीं, ऐसे है, वंश हैं वो बदलते रहे हैं। वंश हैं, दूसरे वंश से बदलते रहे। कुछ दिन के बाद, जिस तरह महाभारत के टाइम में कुरुवंश था, आज कुरुवंश ढूंढे नहीं मिलता। उन वंशों से आने वाली जो नस्लें हैं वो दूसरे वंशों में चली गई। तो वंश आते रहते हैं और मिटते रहते हैं। क्यों? अब जिस तरह चौहान वंश है, इस वक्त चौहान वंश में से भारत में 40 शाखाएं हैं। रोडवी चौहान है, राजपूत चौहान है, वाल्मीकि चौहान है, धोबी चौहान है, कुम्हार चौहान है, नाई चौहान है। तो इस तरह से 40, उसमें अगर हम इसको ले भाई चौहान उधर चला गया, ये बढ़ता रहा है समाज, और बिखराव की वजह से वो वंश भी है वो भी बिखराव में चला गया। लेकिन वास्तव में ये पूरे जो 40 वंश, 40 बिरादरी अलग कहलाती है, 40 कास्ट कहते हैं, ये एक ही वंश है, एक ही परिवार है, पृथ्वीराज चौहान के वंश हैं।